एक इंसान जो मेडिकल करता है और वो डॉक्टर भी बनता है, पर उनकी ज़िंदगी वहाँ नहीं बदलती। उनकी ज़िंदगी बदलती है एक किताब पढ़कर जिसका नाम था ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी बाय स्वामी योगानंदा। आज हम टीवीसी गपशप में बात करेंगे डॉक्टर जीएस मंगत से, जो रांची के योगदा सत्संग सेवाश्रम के ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं। हम इस गपशप में बात करेंगे उनकी स्पिरिचुअल और लाइफ जर्नी के बारे में। सो वेलकम डॉक्टर मंगत टू टीवीसी गपशप। आज वायरल कंपनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम ये जानना चाहेंगे कि आप एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, आप लुधियाना के रहने वाले थे और अब आप रांची में हैं। तो हमें जो जानना है पहले, जो पहला सवाल है वो है कि लुधियाना से रांची तक का सफ़र कैसे हुआ? लुधियाना में मेरा पीजी और एमबीबीएस कंप्लीट हुआ। उसके बाद कुछ चैरिटेबल हॉस्पिटल्स में काम किया था फॉर सम टाइम। फिर वेन्यू आईसीयू दिल्ली में मेरे को रेजिडेंसी मिल गया था, रेजिडेंसी कंप्लीट किए। रेजिडेंसी किया तो उन्होंने मेरे को एक पेरिफेरल गांव का एक हॉस्पिटल था, उन्हीं का ब्रांच था बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में, जटपुरा विलेज। तो वहाँ करीब 10 महीने मैंने काम किया। जटपुरा से फिर उन्होंने मेरे को पोस्ट किया वेन्यू इंस्टीट्यूट ने टू उड़ीसा, बलांगीर डिस्ट्रिक्ट। एक सर्जन की कमी थी बलांगीर, एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल था वे नेत्र निकेतन चक्षु चिकित्सालय। तो करीब 1.5-2 साल वे वहाँ बलांगीर में थे। बहुत अच्छी जगह, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। बलांगीर से जब मैं घर जाता था, क्योंकि मैं योगदा सत्संग सोसाइटी से जुड़ा हुआ था, तो रास्ते में जब ट्रेन जैसे चेंज होती है, दिल्ली रांची से राजधानी चलती थी उस टाइम, तो यहाँ पर आ जाना ट्रेन से, कुछ घंटे जब हम बिताते थे आश्रम में, तो ऐसे मेरा क्रम बन गया था कि आने जाने कुछ घंटे हम लोग आश्रम में रहते थे। तो उसी दौरान 2004 में स्वामी स्मरणानंद जी तब जनरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने मेरे को आमंत्रण किया कि अगर आप एज आरएमओ ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं। क्योंकि मेरी पहले भी इच्छा थी कि मैं आश्रम ज्वाइन करूँ। अब ये नहीं पता था मैं किस पोस्ट पे आऊँ, किस कैपेसिटी में आऊँगा यहाँ आश्रम में, वो नहीं मुझे आइडिया था। लेकिन जब वो अपॉर्चुनिटी दिखी तो फिर मैंने स्वामी जी को हाँ बोल दिया और 5-6 महीने के अंदर आई वाज हियर, रांची आश्रम में ज्वाइन कर लिया था। तो तब से आप रांची में ही हैं? तब से मैं इधर ही सेवा दे रहा हूँ, रांची आश्रम में। बट हमें जो पता चला थोड़ा बहुत पढ़ के कि आप एक्चुअली में मॉन्क बनने आए थे। 90s में, अर्ली 90s में आपने ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ा था। तो वो बुक एक्चुअली बहुत डीप है और बहुत सारे एस्पेक्ट्स के बारे में बात करती है, स्पिरिचुअलिटी की। तो ऐसी कौन सी चीज थी जो आपने पढ़ी एंड यू जस्ट वांटेड टू बिकम अ मॉन्क? व्हाट वी वांटेड टू नो कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट वांटेड टू बिकम अ मॉन्क, ये कैसे हुआ और क्यों हुआ? जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी किताब है, वो मैंने को पढ़ने को मिली मैं जूनियर 3rd ईयर। ऐसे एक दिन अचानक दोपहर को ख्याल आया कि कुछ कहीं किसी दोस्त से कुछ रीडिंग मटेरियल कुछ मिल जाए। किसी एक जूनियर के कमरे में गए, टेबल पे एक किताब पड़ी हुई थी और वो अपने गप्पों में व्यस्त थे। 4-5 दोस्त थे एंड दे वर बिजी। मैंने किताब उठाई, कुछ पेजेस पलटे होंगे तो अच्छा लगा कि कुछ ठोस इसमें है जो मेरे इंटरेस्ट में है। मैं उसको बोला मैं लेके जा रहा हूँ, कहते ले जाइए। कुछ दिन पढ़े, 1 महीना करीब पढ़ा होगा, और फिर मैंने से पूछा कि मैं इसको रखना चाहता हूँ किताब को, मैं आपको वापस नहीं दे सकता इसको। तो कहता ले जाइए, लेकिन ये मेरी नहीं है। मैं किसकी है? कहते हैं वो एक उसके फ्रेंड्स है जूनियर्स, तो आप उनसे बात कर लीजिए। और वो जूनियर्स थे, वो साउथ अफ्रीका, इंडियन थे लेकिन साउथ अफ्रीका में रहते थे। एमबीबीएस के लिए हमारे कॉलेज में आए हुए थे, सीएमसी लुधियाना, जहाँ से मेरी अंडर ग्रेजुएशन हुआ था। उन्होंने कहा कि हाँ आप ले जा सकते हैं, एंड फ्रीली दे गिव इट टू मी, कि आप ले जाइए, क्योंकि उनके फादर ने उनको दी थी, क्योंकि क्राइस्ट के बारे में बहुत अच्छा लिखा हुआ है एंड दे वर क्रिश्चियंस, कि भाई आप ले जाइए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तब से वो किताब फिर मेरे पास थी। पढ़ के फिर उसमें जो मेरे को, अगर आप इसका क्रमानुसार हम देखें तो
बचपन से एक जिज्ञासा थी कि ये लाइफ, ये यूनिवर्स, ये सब क्या है, ये इसका मतलब क्या है यहाँ आने का, नो, कि व्हाट इज द पर्पस, कि हम लोग क्यों हैं यहाँ पे। और फिर सारा ये जो स्पिरिचुअलिटी एंड लाइफ, इसको ये पूरा ये जो मिस्ट्री है, एक तरह का रहस्य है, इसका आंसर्स क्या है, इसके कहाँ से इसका जवाब मिलेगा। तो वो जो ऑटोबायोग्राफी योगी जब पढ़ी तो उसमें काफ़ी सारे जवाब मेरे को मिल गए और काफ़ी जो रहस्यमय चीज़ें हैं वो खुलने लग गई थी। सो जब मैंने कुछ पेजेस ही जब पढ़े थे, दैट इज February 91 92 समथिंग लाइक दैट, तो मुझे काफ़ी उसी टाइम आंसर्स मिल गए थे। अब उसके पीछे में एक ये एक्चुअली जो फोकस है योगदा सत्संग टीचिंग्स का इज कि क्रिया योगा दीक्षा। अच्छा। मतलब क्रिया योग एक स्पेशल फॉर्म ऑफ प्राणायाम टेक्निक है जो मुझे पहली बार उसी से पता लगा, उस किताब से। कि ऐसी भी एक टेक्निक है, ऐसा भी एक प्रविधि बोलेंगे उसको, टेक्निक बोलेंगे, जिससे कि हमारा एवोल्यूशन होता है, हमारा मानसिक और आध्यात्मिक विकास। ओके। ठीक है, आध्यात्मिक विकास इस टेक्निक के थ्रू हो जाता है। अच्छा। आमतौर पे हम लोग कहते हैं कि अगर आप भक्ति करेंगे, किसी पहाड़ पे चढ़ के साधना करेंगे, कुछ घोर तपस्या करेंगे, तब आपका आध्यात्मिक विकास होगा। पर यहाँ पर पहली बार ऐसा, मतलब उस टाइम के लिए मैं बात कर रहा हूँ, उस संदर्भ में, कि पहली बार मेरे को ऐसा कुछ मिला कि यस, देयर इज समथिंग, कुछ है इस दुनिया में जो आया हुआ है, एंड इट इज बीइंग सर्कुलेटेड पब्लिकली, कि आप इसको लीजिए और अपना आध्यात्मिक विकास कीजिए। तो मेरे लिए बहुत एक तरह का इट इज समथिंग एक्साइटिंग फॉर मी, कि ये बहुत अच्छी चीज है और इसको पकड़ो। तो उस टाइम सारा जो कॉरेस्पॉन्डेंस है वो डाकतार विभाग से होता था। तो फिर पहले एप्लीकेशन जाएगी, 15 दिन वो पहुंचने में लगेगा, 15 दिन बाद जवाब आएगा कि आपका एप्लीकेशन अप्रूव्ड है। फिर लेसन शुरू हो गए, वंस अ मंथ लेसन पढ़ते पढ़ते फाइनली दीक्षा का टाइम आ गया, तो फॉर्मल दीक्षा ले लिए थे। एंड उसका दिन फॉर्मल दीक्षा का एक प्रोग्राम होता है, वो भी मैंने लिया। फिर तो अराउंड दैट टाइम दीक्षा के प्रोग्राम के आसपास एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग या इंट्यूशन बोलिए उसको, इंटरनल फीलिंग एक आई कि आपका लाइफ, आपका फ्यूचर इज इन रांची आश्रम। नाउ दैट फीलिंग डिड नॉट क्लैरिफाई कि आप वहाँ किस रोल में जाएंगे, बस ये था कि आपका रांची जाना है। तो मेरे मन में आया कि ठीक है। तो मैंने ऑटोमेटिकली अपने माइंड में लगाया कि भाई मैं तो वहाँ पर ऐसे मॉन्के होंगे। तो मैंने अपने आप में ये पूरा अपने आप को तैयार कर लिया था कि एज ए सन्यासी वहाँ जाना है, एंड आई वाज रेडी फॉर इट। माय मदर वाज एप्रीहेंसिव, उनको पसंद नहीं आया कि मेरा लड़का भाई MBBS कर रहा है, भाई PG में एंट्री भी नहीं हुई थी तब, एंड ये सन्यासी बनने को तैयार है। तो ऐसे लटकते रहा काम। फाइनली जब 99 में रांची आश्रम पहली बार आने का मौका लगा, तो कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ मदर और आश्रम के बीच में। तो मदर वाज नॉट वेरी हैप्पी विद दैट। तो इसमें दया माता जी को चिट्ठी लिखी थी माता जी ने, मेरे माता जी ने। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जब तक आप अग्री नहीं करते हम इसको एज ए सन्यासी नहीं लेंगे। तो वो मामला वहाँ, मतलब वो एक पड़ाव आ गया वहाँ पे। ठीक है, एंड मैंने कहा चल ठीक है, इट इज गॉड्स विल, जो भी होता है फाइनली ठीक के लिए होता है। हाँ। तो वैसे ही हुआ। तो मैं ये पहले तो ये पूछना चाहूंगी कि आपकी माता जी को आपत्ति थी, और दूसरी बात है कि सिख फैमिली से आके योगदा आश्रम ज्वाइन करना, तो वो भी कुछ चैलेंजेस थे क्या? वो चैलेंजेस आई थिंक अपने अंदर होते हैं, और मेरे अंदर भी थे। और मेरे को जब पहली बार जब मैंने बुक पढ़ी, आई वाज एक्साइटेड, लेकिन जब बाद में पता लगा कि आपको गुरु ही चेंज करना पड़ेगा, जी। ठीक है, तो फिर मन में आया कि अब मैं क्या करूं, बिकॉज इट्स नॉट इजी टू शिफ्ट फ्रॉम वन एंटायर लाइन टू अनदर। फिर मन में ऐसा है, एक प्रेरणा है कि अगर सिख गुरु या गुरु नानक देव कोई चीज, अगर इफ दे वर राइट हियर नाउ, व्हाट वुड दे से टू मी, वो क्या कहेंगे मेरे को। और दूसरी एक और चीज, जो हमारा जब परमहंस योगानंद जी हैं, उन्होंने एक जगह लिखा हुआ है कि जो अवतार है वो जिस टाइम आते हैं, वो उस स्थान और समय के अनुसार जो उनका जो एक उद्देश्य होता है उसका पूरा करके वो चले जाते हैं। सो द टीचिंग्स आर टाइमलेस, नो डाउट,
बट उनका जो रेलेवेंस है उस टाइम के लिए बहुत ज्यादा हो जाता है। ओके। जिस टाइम वो आए हैं और एक स्पेशल पर्पस के लिए आए हैं वो। तो फिर ये जो एनालॉजी जब मैंने लगाई तो मैं कहा नाउ दिस टीचिंग हैज कम आफ्टर few hundred years of the Sikh masters when they've left. It's come a few hundred years after that. Right. तो इस टाइम में मेरे को अगर अंदर से जब फील आ रहा है कि मेरे को ये लेना चाहिए और मेरे है, तो आई थिंक आई हैव देयर ब्लेसिंग्स। तो ऐसे अपने आपको समझा के फिर मैं इस पर पाथ पे निकल चला। और फिर आगे जैसे हम एक रास्ता वो पकड़ते हैं तो आगे से हम लोगों को हेल्प सपोर्ट मिलती है फ्रॉम द गुरुज। जब उनसे फिर हेल्प और सपोर्ट में मतलब आउटर एंड इनर दोनों फीलिंग्स आ जाती हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं, कुछ आपको रास्ते दिखाया जाता है एंड बिकेम वेरी क्लियर कि दिस इज करेक्ट एंड व्हाटएवर जो भी आप रास्ते पर निकले हैं ये सही है। इसमें जस्ट एक आपको पॉइंट बताऊंगा, जब मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, अभी जस्ट लेसन मेंबर ही बने थे, गुरु भी नहीं एक्सेप्ट किया था। जस्ट लेसन मेंबर एक अलग चीज होती है कि आपने अप्लाई कर दिया लेकिन अभी तक आपने एक्सेप्ट नहीं किया परमहंस जी को एज योर ओन गुरु। तो फिर मैं चंडीगढ़ केंद्र गया था, मिसेस वाधवा वाज द सेंटर लीडर, शी ग्रीटेड अस वहाँ पे। उन्होंने दरवाजा खोला और हम सब 3-4 लड़के लड़कियां कुछ थे जो किसी पर्पज से हम लोग चंडीगढ़ गए हुए थे। तो उन्होंने पहला ही सेंटेंस बोला, आर यू डेवोटीज? भाई तो वो सुन के मुझे लगा आई डोंट थिंक सो आई एम अ डेवोटी, मुझे नहीं लगता मैं डेवोटी तो नहीं हूँ अभी, मैं तो सिर्फ मेंबर हूँ अभी। ठीक है, तो मन में हिचक हुई। अभी आज 25-30 साल के बाद अगर कोई बोले कि आप डेवोटी है, देयर इज नो हिचक, कोई कुछ नहीं, एकदम क्लियर है कि यस हम इस रास्ते में हैं और हम साधना करते हैं इस रास्ते में। उस टाइम से इस टाइम में ये चेंज आया। बट ये तो इंटरनल ऑफ कोर्स बहुत चैलेंजेस होते हैं, आपको मनाना पड़ता है अपने आप को, एक कन्विक्शन होता है, बट एक्सटर्नल चैलेंजेस कितना ज्यादा होता है? एक्सटर्नल उसमें एक हेल्प हो गई मेरे फैमिली। इनिशियली देवर माता जी थे कि चलो ये कहाँ जा रहा है लड़का, क्यों जा रहा है? हाँ, क्योंकि अमूमन फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर पाती, इट्स डिफिकल्ट फॉर देम टू। एक्चुअली माय मदर इज वेरी लिबरल इन दैट वे, क्योंकि बचपन में भी मंदिर जाते थे, वो हमें खुद ही लेके जाती थी। एंड उनका बहुत एक ब्रॉड व्यू है कि भाई भगवान एक है, सारे एक हैं, सारे रास्ते भी एक ही हैं, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, अपना अपना मानने का तरीका अलग है। तो इसमें उनकी बहुत हेल्प रही मेरी। कभी उन्होंने मेरे को रोका नहीं कि तुम इस रास्ते को ज्वाइन मत करो, ज्वाइन करने से कभी नहीं रोका। हाँ, एज अ सन्यासी वो नहीं मैं देखूंगी वो मेरे को मुश्किल है देखना क्योंकि इतना पढ़ा है लिखा है। एक माँ के सपने होते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बना है, उसको मैं एज अ सन्यासी को, वो मेन ऑब्जेक्शन वही था कि आप तो पढ़ लिख गए हो, अब इसका कोई फायदा नहीं होगा, सब रिनाउंस करके क्यों जा रहे हो? और ऊपर से जो सन्यास का जो कंसेप्ट है वो नॉर्थ इंडिया में अभी भी वो है कि जो वेला है, जो कमा के नहीं खा सकता, उसके लिए। अच्छा, हाँ, बट लोग बहुत गलत मुझे लगता है गलत समझते हैं लोग उसे। वो जो उनका जमाना था उस टाइम ये एक धारणा थी सोसाइटी में। राइट। अब शायद चेंज हो रहा है, हाँ। लेकिन उस टाइम के वो पकड़े हुए हैं ना कि ये जो कहीं का नहीं है, कोई काम नहीं कर रहा, कमा नहीं सकता, इजी वे आउट तो वो ले रहे हैं। तो आपने, मुझे लगता है जो मैंने सुना, जो मैं समझ रही हूँ, अगर मैं गलत हो तो बोलिएगा, कि आपने पीजी बाद में किया, क्योंकि आप तो तब तक डिसाइड कर चुके थे एमबीबीएस में कि मुझे ये करना है। यूजी में तो जस्ट ऑटोबायोग्राफी लिए थे। उसके यूजी खत्म होने के बाद मेरी दीक्षा हुई थी। अच्छा। एंड जो पीजी करते हुए मेरी फॉर्मल दीक्षा हुई थी 97 में। अच्छा। दैट टाइम वो फिर माइंड में एकदम स्ट्रॉन्ग थॉट आया था। उस टाइम ऑलरेडी पीजी कर रहा था। अच्छा, ओके। तो ऑप्थेल्मोलॉजी ही क्यों? थोड़ा अगर आप प्रोफेशन के बारे में बोले तो। वेरी गुड क्वेश्चन, मैं इसको बताऊंगा, आप फिर खुद समझेंगे हाउ थिंग्स आर एक्चुअली प्लान्ड। ओके। उस टाइम लगता है कि ये जस्ट मतलब एक इत्तेफाक जिसको बोलते हैं हो गया, बाद में लगता है वो सब प्लान्ड था। ऑफ कोर्स। मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी 93 में। सेम ईयर लेसन स्टार्ट हुए, तो एक तरह से गुरुजी का एक हेल्प ब्लेसिंग आ गई थी कि चलो एक पिता गया तो एक दूसरा आध्यात्मिक पिता सिर पे था। वो एक बहुत बड़ी हेल्प थी मेरे लिए। सेकंड थिंग, उस टाइम सैलरी भी बहुत कम होती थी। वॉज एन आर्मी ऑफिसर, कर्नल रिटायर हुए थे। सैलरी बहुत कम होती थी और फैमिली पेंशन आपका सुन के आप हैरान होंगे, उस टाइम 3500 के 3600 रुपए पर मंथ फैमिली पेंशन था।
जो माँ के नाम पे आता था। सो 95 दिसंबर में मेरा मेरिट लिस्ट में आ गया था दयानंद मेडिकल कॉलेज लुधियाना में। अच्छा। एंड घर में इतने पैसे नहीं थे कि मैं अपने मन चाहा कोई सीट ले लूं, बिकॉज दे हैड दिस फ्री एंड पेड सीट्स। ओके। एंड पेड वाली 1 लाख की होती थी, आपको पर ईयर देना है। फ्री वाली 5000 पर ईयर, जो कि आजकल लगे किड्स ना। ओके, तो 1 लाख तब के जमाने में तो बहुत हुआ करता हाँ, था। काफी होता था। और 5000 वाज ओके, मैनेजेबल। मैनेजेबल। 5000 पर ईयर, हॉस्टल फीस अलग। उसके लिए भी माँ ने लोन लिया था बैंक से, 20,000 का लोन लिया, तब हॉस्टल का फीस वगैरह, सिक्योरिटी वगैरह उन्होंने भरा था। और ये जो 5000 वी कट मैनेज, क्योंकि मेरा स्टाइपेंड भी लग जाता फिर पीजी में। जब जिस दिन काउंसलिंग थी, तो जो पेड फ्री जो भी पॉपुलर सीट्स होती हैं, जैसे मेडिसिन, गायनी, सर्जरी, और तो ये सब भर गया था। अच्छा। कुछ चंद सीटें जो फ्री में जो बची हुई थी, तो मैं और एक और लड़का, हम लोग काउंसलिंग रूम के बाहर बैठे थे। मेरे नंबर उससे पहले था, तो हमें पता लग रहा था कि अंदर क्या भर रहा है और क्या हमारा खाली हो रहा है। तो फ्री में केवल 2 सीट्स बची हुई थी। अच्छा। एक ऑफ्थैल और एक साइकेट्री। ओके। एंड मैं नहीं समझ पा रहा था कि मैं कौन सा लूं, क्योंकि मेरे को दोनों में इंटरेस्ट था। अच्छा। मेरे को अच्छा लगता था लोगों से बात करना, उनको समझना, उनका गेट एन इनसाइट कि इनके मन में क्या चल रहा है। वो अभी भी है। इंटरेस्टिंग बातें होती हैं कि लोगों के मन में क्या चल रहा है। वो मेरे मन में अभी भी है कि कोई है, तो वो ऑटोमेटिक प्रोसेस शुरू हो जाता है। मैं सोचना नहीं पड़ता कि वो एक साइको एनालिसिस जिसको बोलते हैं, वो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में चल रहा है। चाहे मैं उसको मतलब सामने बाहर उसको कुछ इंडिकेशन दूं कि ना। दूसरी सीट थी ऑफ्थैल की। तो मैं और वो लड़का, हम लोग बात कर रहे हैं, पता लगा कि उनके फादर का साइकेट्री का नर्सिंग होम है पटियाला में। तो मेरे मन में सोचा, मैं कट सी आप साइकेट्री लो और मैं आई ले लेता हूँ। उल्टा करेंगे तो आपको भी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपने कर जाना तो वही है, फिर साइकेट्री करनी है। He said yes. I said okay fine, I take eye, you take psychiatry. And I went inside. प्रिंसिपल साहब थे, उन्होंने पूछा क्या लेंगे, मैं कहा ऑप्थेल्मोलॉजी, एंड इट वाज डन। उसके बाद फिर एज द इवेंट्स शो, फिर मैं आश्रम में आया। अगर मैं साइकेट्रिस्ट होता, कोई खास तो रोल यहाँ नहीं था उतना मेरा। वो एरिया नहीं है शायद, स्कोप ऑफ वर्क। साइकेट्री का इतना स्कोप नहीं था। अगर जनरल मेडिसिन ही करता है एमबीबीएस, तो भी थोड़ा स्कोप था, लेकिन एक स्पेशलाइज्ड रोल जिसमें मैं अभी हूँ, वो मैं नहीं कर पाता। और नहीं, ऑप्थेल्मोलॉजी में तो इतनी सेवा होती है और इतने कैंप्स लगते हैं, तो जो आप करते हैं अभी इतना सारा। तो ये देखिए, इफ यू लुक बैक, जहाँ मैं हूँ अभी और जहाँ से उस टाइम जो 2 ऐसे हम लोग बैठे थे, एंड इट इज ऑलरेडी डिसाइडेड देयर कि आप ऑफ्थेल में जाओगे। राइट। तो अभी जो हम लोग बात करते हैं यूजुअली कि लोग नीट क्वालिफाई करते हैं, इट्स अ ह्यूज कॉस्ट दैट दे हैव टू पे। और एक हर माँ बाप का सपना होता है बेटा डॉक्टर बने और प्रोफेशन में जाए। आप डॉक्टर बने, पीजी भी किया आपने, बट आप इधर सेवा में आ गए। तो ये जो ट्रांजिशन था, क्योंकि कभी लगा नहीं कि मैं नॉर्मल अगर प्रोफेशन में होता एज एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, तो वो जो डाइकोटमी है उसको आप कैसे हैंडल करते हैं? मेरे लिए डायकोटमी थी नहीं। अच्छा। अगर थी तो वो थे कि मैं यूएस जाऊं कि इंडिया में रहूं। बिकॉज जब मैं पीजी एमबीबीएस करके निकला, बहुत से फ्रेंड्स यूएस जा रहे थे। उस टाइम यूएस वाज अ क्रेज, अभी भी है। इमीडिएटली आफ्टर एमबीबीएस आप जाओ, 90s वाज अ ह्यूज क्रेज फॉर अमेरिका। यूएसएमएलई क्लियर करे और बाहर जाए। पर अंदर में फीलिंग है नहीं, आपको इंडिया में रहना है, आपको बाहर नहीं जाना। तो फिर आई फॉलोड माय इनर कन्विक्शन कि मेरे को यहीं रहना है इंडिया, मेरे को बाहर नहीं जाना। तो दोस्त कभी बोलते नहीं है कि क्या कर रहे हो, सम क्रिटिसिज्म और सम एनालिसिस में भी ऊपर से एक आ जाता है, ओ यू आर डूइंग सच गुड फॉर सोसाइटी एंड दिस एंड दैट। ठीक है, वहीं रहने दो। ठीक है। तो लोग जज भी तो करते हैं, क्योंकि मैंने देखा है अपने केस में भी, जब आप अपना कुछ जैसे करना चाहते हो और जब आप एक कॉर्पोरेट लेवल पे होते हो, जब आप जहाँ पे वेल्थ ज्यादा आता है या पैसा ज्यादा आता है, तो लोग यूजुअली जज करते हैं, बिकॉज हमारे सोसाइटी में सक्सेस का पैरामीटर ही वही है। तो उसको आप कैसे हैंडल करते हैं? बिकॉज सक्सेस लोगों के लिए एक बंगला, गाड़ी, फॉरेन ट्रिप यही है। I get it. It's right what you're saying. मेरा जो प्राइमरी कन्विक्शन था, जो प्राइमरी एक फोकस जिसको बोलेंगे, वो था आश्रम में। ओके। उस मामले में चाहे वो आश्रम रांची में होता, चाहे अमेरिका में होता, अगर मेरे को अमेरिका जाना पड़ता, मैं अमेरिका चले जाता। अच्छा। अगर यूरोप में था, मैं यूरोप चले जाता। ठीक है। तो इट इज जस्ट के इट हैपन टू बी हियर इन रांची कि मैं रांची आ गया।
दूसरी बात, अगर मैं रांची आया, मुझे ये नहीं था कि मैं आई करूंगा यहाँ आके, हम्म। क्योंकि मैं आके आई डिपार्टमेंट यहाँ पर मेरे को हैंडल करना पड़े, बिकॉज जो मेरी मेन अभी भी जो मेरी पोस्ट है RMO, रेजिडेंट मेडिकल मेडिकल ऑफिसर, ऑफिसर, हाँ। ठीक है। इसलिए कि वो आई डिपार्टमेंट है और मेरे आने से पहले भी चल रहा था। तो जब मैं आया, ज्वाइन किया, 2-3 महीना में जो डॉक्टर जो यहाँ पर सेवा कर रहे थे, जैसे कि जब आप आ गए हो तब आप टेक ओवर कर लो, सो आई टुक ओवर। बट मुझे भी आइडिया नहीं थी कि इतना आगे बढ़ जाएगा और इतना हम लोग इसमें बिजी हो जाएंगे, बिकॉज मेन फोकस वाज टू कम टू द आश्रम, आश्रम में आना है, ना कि मेरे को यहाँ आके एक डिपार्टमेंट चलाना है। और ये सब कुछ होता ही रहा। हाँ, वो फ्लो में होता रहा। हाँ, ये सब आपका होते मेन रहा, था कि आश्रम ज्वाइन आश्रम करना ज्वाइन है, जो करना आश्रम का पार्ट बनना है। अगर मैं एज ए सन्यासी आता हूँ तो भी ठीक है, अगर मैं एज ए डॉक्टर आता हूँ वो भी और द ठीक है। डेस्टिनेशन वाज क्लियर, यस, किस रूप में आऊंगा वो अलग था। वो क्लियर नहीं था, वो धीरे धीरे क्लियर हो गया। तो हम लोग जैसे बुक की बात कर रहे थे, और आपने बुक तभी पढ़ी थी कि फिर भी कभी मौका मिला कि और एक बार पेज पलट ले, क्योंकि जो मैं पढ़ रही थी, कोशिश कर रही थी, वेरी डीप बुक, कि उसमें वो बहुत एक अच्छा बैलेंस है, जैसे क्राइस्ट के बारे में भी है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के बारे में भी है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में भी है। तो अगर आप हमें बता सके कि क्या क्या चीजें हैं जो लोगों के लिए बहुत अच्छा है उस बुक से, अगर लोग जान सके तो। देखिए, बिकॉज मैं क्यों, सॉरी टू इंटरप्ट, क्योंकि लोग बोलते हैं ना, बहुत मोटी किताब है और लोग इसीलिए पढ़ते नहीं है। तो क्या अगर आप जिस्ट उसका बता सके और कुछ कुछ चैप्टर्स के बारे में बता सके। जिस्ट अगर एक लाइन में बोला जाए तो बैलेंस्ड लाइफ मीन्स राइट एक्शन एंड राइट मेडिटेशन। अब मेडिटेशन अगर कोई नहीं करता, राइट साधना ही कर ले, कोई प्रेयर करता है, कोई मंत्र जप करेगा, ठीक है, जहाँ कोई अपना बुक्स पढ़ने, उसके लिए वही एक मेडिटेशन हो जाती है। कोई अच्छी किताब, मतलब रिलीजियस टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं, तो ये अलग अलग तरीके के हमारे साधना के रूप होते हैं। और प्लस राइट एक्शन क्या है, जो कि आपका भगवान और आपकी आत्मा, आप उससे संतुष्ट हैं कि जो मैं कर रहा हूँ इसमें मेरा तो भला है ही है, लेकिन दूसरों का भी भला है। और मैं कोई नॉन कोई लॉज नहीं तोड़ रहे, मॉरल लॉज नहीं तोड़ रहे, नेशनल लॉज नहीं तोड़ रहे, अब लॉज के हिसाब से चल रहे हैं, जहाँ अगर और उसका डीप जाएंगे धर्म के हिसाब से चल रहे हैं। तो धर्म तो हमारे देश में धर्म बहुत बड़ा मायने रखता है। हाँ, धर्म एक्चुअली, जैसे गुरुजी ने उसका अगर बहुत एक सिंपल उसका एक डेफिनेशन दिया है, कि सिंपल एक उसको अनुवाद जिसको बोलेंगे, कि धर्म वो सेट ऑफ लॉज है जिससे कि आपके करंट एंड आपके फ्यूचर आपको दुख ना पहुंचे। इस तरह के लॉज के, जो नियम के हिसाब से आप चलें, अपनी जिंदगी को उस तरह से उतारें कि आपके फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, तीनों जो आपके जो कष्ट हैं उनका निवारण भी हो जाए, उनके बीज भी खत्म हो जाए, दोबारा से आपको कभी उसको दुखी ना हो किसी चीज से। तो अभी सिंपल लॉज है, जैसे आपको ठीक खाना चाहिए, कम खाना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए, और दूसरों को जितना हो सके आप सेवा करें। सेवा इन द सेंस के बी गुड टू पीपल। ओके, सो बी गुड टू पीपल। बट क्या आपको लगता है साधना इतना आसान है? क्योंकि जब हम मेडिटेशन की बात करते हैं, कंसंट्रेशन बहुत बड़ी एक चीज़ है आज के ज़माने में, जहाँ की हम लोग अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया है। तो वहाँ पे कितना डिफिकल्ट या कितना आसान है, या आसान अगर बनाना चाहे, उसमें हम घुसना चाहे तो क्या करेंगे? क्या बोला था लाओ त्सु ने, द जर्नी ऑफ 1,000 स्टेप्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप, 1,000 माइल जर्नी बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। जब तक हम एक कदम नहीं चलेंगे तो हम रास्ता नहीं पकड़ सकते। तो एक मिनट से शुरू कीजिए, उसको फिर 5 मिनट कीजिए, उसको 10 मिनट कीजिए, धीरे धीरे अपना रास्ता बनता जाएगा। तो आपको लगता है कि ये साधना करके, मेडिटेट करके, जैसे मुझे बहुत दिक्कत होती है, मतलब मेरा कंसंट्रेशन बहुत ही पुअर है, क्योंकि मेरे थॉट्स बहुत रैंडम आते हैं। तो क्या चेंज आता है फिर ओवर द इयर्स अगर आप उस 1000 स्टेप्स पूरा कर ले तो? 1000 स्टेप्स में तो भगवान से एक हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है, जो आप एक जिसे निर्वाण कहते हैं। अच्छा, आपके लिए भगवान का डेफिनेशन क्या है? जो ऑटोबायोग्राफी में जो डेफिनेशन है भगवान का, बहुत सिंपल है, एवर न्यू जॉय इज गॉड। ओके, एवर न्यू जॉय। अब इसको समझिए, एवर न्यू जो हमेशा नवीनतम, नया रहता है,
एंड जॉय इज समथिंग जो जिसका कोई कारण नहीं है, वो जॉय है। मतलब जैसे कि हमने टच किया, आपको जॉय का आभास है, आपका खुश हो जाओगे, ठीक है, लेकिन उसका कारण नहीं है। नॉर्मली कारण होता है आपका कुछ भी डिजायर फुलफिल हुआ एंड यू आर हैप्पी। हाँ, जिसे हम कंडीशनल हैप्पीनेस बोलते हैं। और ये हम जो बात करें वो चित्त खुश होता है। हाँ, अंदर से एक आनंद आता है, उसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, यू कैन ओनली फील इट, इट्स इंटरनल इंट्यूटिव फीलिंग। तो दैट जॉय इज द नेचर ऑफ गॉड एंड इट इज गॉड इटसेल्फ। ओके, इंटरेस्टिंग। इट इज नॉट कि कोई आकार में है, वो आकार में भी आ सकते हैं, निराकार भी है। एक्चुअली प्राइमरली भगवान का जो नेचर है वो निराकार ही है, इट इज नॉट आकार। इट इज, अगर हम उसको और सिंपल करें तो इट इज कॉन्शियसनेस। यस, जब हम स्वप्न लोक में होते हैं, सपना ले रहे होते हैं, हमारा एक दुनिया सजा लेते हैं स्वप्न में। सेम वे दिस यूनिवर्स, ये पूरा ब्रह्मांड जो है उनका स्वप्न चल रहा है। स्वप्न का कोई आकार नहीं होता, उसका कोई बाउंड्री नहीं है, वो सिर्फ एक चेतना है। राइट। तो मुझे लगता है सब बड़े लोग जो है यही कह के गए हैं कि गॉड इज कॉन्शियसनेस। या तो दैट इज ऑल। एंड सो जब आप इतना सेवा करते हैं, इतने सालों से आप सेवा कर रहे हैं, कमिंग टू योर प्रोफेशन एज एन आरएमओ, और जो आप गरीबों की सेवा करते हैं, आप कैंप्स लगाते हैं, तो इस प्रोफेशन में और सेवा में रह के लोगों को कैसे देखते हैं? मतलब क्या तकलीफ से, क्योंकि जो सेवा में आते हैं वो वही एम्पैथी और सिंपैथी बहुत हाई लेवल के होते हैं अपने बीच। तो क्या देखते हैं, जो सेवा की भावना है जब आप लोगों के बीच जाते हैं, तो क्या देखते हैं लोगों के क्या कष्ट है और कैसे आप लोग हेल्प कर पाते हैं उनको? देखिए, आप बाहर वही बिहेव, जो आपका जो व्यवहार है वही रहेगा जो आपके अंदर का व्यवहार है, जो आपके अंदर के विचार है। जैसे आपने अंदर में अपने आप को बनाया हुआ है, आपका जो एक्सटर्नल जो एक्टिविटीज है, एक्सटर्नल बिहेवियर है, इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट यूर इंटरनली योर थॉट्स एंड फीलिंग्स। तो अगर हम अंदर में भगवान की अनुभूति कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली वो बाहर भी प्रवाहित होगा। अगर कोई सामने आ रहा है जो आपकी अपेक्षा है उसकी कि आप उसका कुछ हेल्प करेंगे, कुछ मदद करेंगे, ऑटोमेटिकली आपके अंदर से आएगा, हाँ भाई आप बैठिए, अब आपको हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। तो जो आपका जिस तरीके से आप बोल रहे हैं, जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, वो रिफ्लेक्ट करेगा कि आपका बैकग्राउंड क्या है। अगर आपका कमर्शियल बैकग्राउंड है तो बोलेंगे हाँ भाई इतना आपका बिल बनेगा। अच्छा। अगर आपका दे सकते हैं ठीक है, नहीं तो आप जाइए। हाँ, मतलब आप बोल रहे हीलिंग एज अ प्रोफेशन और हीलिंग एज अ सर्विस में क्या अंतर है? ये फर्क पड़ जाएगा। हमें यहाँ कोई उससे लेना देना नहीं है। we are not लेकिन अल्टीमेटली तो वो हील कर रहा है, एंड दैट्स अ गुड थिंग, दैट आल्सो नॉट बैड, क्योंकि वो अल्टीमेटली तो सेवा कर ही नहीं एक तरह से। सो इट्स जस्ट द वे यू अप्रोच दैट पेशेंट, द पर्सन। यहाँ के हम कई बार ये भी होता है कि आपको पता है कि यहाँ फ्री है, ऐसे कुछ लेना देना नहीं है, यू कैन बी रफ, यू कैन बी रूड, you have that liberty, बट बिकॉज वी हैव चोजन कि हमने चूज किया है कि नहीं, अगर हम इसको सेवा करेंगे तो साथ में सेवा के साथ हमारा व्यवहार भी वैसे ही होना चाहिए। ये नहीं कि आप फ्री में आए हैं तो आप को हम एज ए फ्री गुडर एहसान कर रहे हैं, वो जो भावना वो नहीं आनी चाहिए। मेन वो डिफरेंस आ जाता है। राइट। और कैसे क्योंकि आप ऑप्थेल्मोलॉजी करते हैं, तो किस तरह के प्रॉब्लम्स कैंप्स में आते हैं ज्यादातर? क्योंकि आप लोग बहुत पेशेंट्स ट्रीट करते हैं, हजारों में। हमारा मेन प्रॉब्लम ओवरलोड है। इतने पेशेंट्स हैं, इतने लोग जो नहीं दिखा पाते, जो आ रहे हैं और बिना टोकन के जा रहे हैं, एंड वो हमारी लिमिटेशन एक है। दैट इज द मेन थिंग। तो कैटरैक्ट की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है, मतलब ऑप्थेल्मोलॉजी में क्या प्रॉब्लम्स रहता है? कैटरैक्ट का ओवरलोड है, इंडिया में अंडरसर्व्ड है। अभी भी हमारे व्हाइट कैटरैक्ट बहुत आ रहे हैं। ओके। कोरोना के बाद फॉर सम रीजन इंक्रीज हो गया है, व्हाइट कैटरैक्ट ज्यादा हो गया। ओके, तो इसके लिए आप लोग जो कैंप करते हैं उसमें क्या क्या करते हैं, वो थोड़ा अगर बताएं तो सेवा का प्रोसेस क्या है? हमारा तो बेस कैंप ही है, हम बाहर में कम जस्ट एक चेकअप के लिए हम लोग कैंप्स लगा रहे हैं, सर्जिकल कैंप्स नहीं लगा रहे। अच्छा। सर्जरी हॉस्पिटल में ही होती है, बाहर में बेस कैंप्स होते हैं, सॉरी दी चेकअप कैंप्स होते हैं। एंड मेनली हमारे वॉक इन पेशेंट्स हैं जो आए,
वो उनको सारा डायग्नोसिस करके उनका वर्कअप करके फिर उनका एक डेट पोस्ट किया जाता है कि आपको इस दिन सर्जरी होगा, उस दिन वो आते हैं, सर्जरी होता है उनका फिर चश्मा, दवाई, सारा कुछ जो है उनको प्रोवाइड करते हैं, और लेंस भी हम लोग यहीं से आश्रम से प्रोवाइड करते हैं। एंड देन 2-4 बार फिर उनको बुलाते हैं उनको फॉलोअप के लिए। फाइनली 1 महीने बाद उनको चश्मा पावर देके। आप सर्जन भी है? यस। और तो आपके लिए मेडिटेशन वो ऑपरेशन थिएटर है कि मेडिटेशन रूम है? इट वर्क्स ब्यूटिफुली बिकॉज जब आप ऑपरेट कर रहे होते हो, that focus, that concentration, what you have learned in the meditation, that comes into play here. वो बहुत हेल्प करता है। Okay. आई एक ऐसी सर्जरी है जहाँ 1 मिलीमीटर मोर और लेस खेल बिगाड़ सकता है। और ऐसा नहीं कि कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते, कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। एंड उस टाइम गुरुजी को याद करते हैं, भैया प्लीज हेल्प मी, मैं फंस गया हूँ यहाँ पे। तो एंड इनवेरियबली अगर जोर से प्रेयर करते हैं तो कुछ ना कुछ हेल्प हो जाती है। आई एम एबल टू गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन। अच्छा। ये एक नहीं, बहुत बार हुआ है। ओके। और एक और तो ऐसे कोई इंसिडेंट है जो आप हमें बता सकते हैं? एक ऐसे इंसिडेंट था, दिस पर्सन ब्लीडिंग शुरू हो गया और वो हट नहीं रहा है। तो आई इज सच अ थिंग कि आप अंदर में कॉटरी भी नहीं कर सकते अगर आई की इंटरनल ब्लीडिंग होती है। तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि प्रेशर दे के उसको सील करके किसी तरीके से ब्लीडिंग करें, केमिकल्स के थ्रू उसको ब्लीडिंग को बंद करें। इट वेंट ऑन फॉर लाइक 15-20 मिनट्स, स्मॉल ब्लीड विच इज़ नॉट स्टॉपिंग। अगर वो नहीं बंद होती तो फिर वो नेक्स्ट डे पूरा ब्लड से भरा होगा आई वो देख ही नहीं पाएगा। फाइनली 10-15 मिनट जब पहले तो अपना कोशिश किया, ये करो वो करो, फाइनली आई गिव अप। मैं कहा भगवान गुरुजी आप हेल्प करो, टेक मी आउट ऑफ दिस सिचुएशन। थोड़ा सा ब्लीडिंग कम हुआ, मैंने सील्ड द आई। मैं कहा नाउ इट्स अप टू हिम, he helped me out. And next day that clot had formed. I was sure कि चलो कुछ दिन में रिजॉल्व हो जाएगा, he'll be okay. तो इस तरीके से हेल्प हो जाती है। तो This is just one example. हाँ, तो ये ऐसे तो बहुत डॉक्टर सर्जन्स के साथ होते होंगे। हाँ, तो उस समय में अपना माइंड को काम रखना, इट ऑफ कोर्स इट हेल्प्स यू मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअलिटी, बट ऐसे आप अगर मैसेज देना हो तो नए डॉक्टर्स को क्या बोलेंगे? बिकॉज अमूमन इंसान है तो हाइपर हो जाते होंगे, एंड मेडिकल नेग्लिजेंस इज अ ह्यूज थिंग। हाइपर होने से कोई बेनिफिट नहीं होता, बिकॉज जो आपका थॉट प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो जाता है, आप नेचुरली भी नहीं कर पाओगे। एंड बिकॉज आपका एड्रेनलिन सर्ज हो रहा है बॉडी में, योर हैंड स्टार्ट ट्रेमलिंग, योर वॉइस स्टार्ट ट्रेमलिंग, एंड यू कांट थिंक स्ट्रेट। आप ना सोच सकते ना कर सकते अपने हाथों से उस टाइम, अगर आप एड्रेनलिन सर्ज में हो, जब एक्चुअल इमरजेंसी होती है। सो उस टाइम कूल काम कंपोज्ड, बट डू समथिंग। लाइक गुरुजी ने एक जगह बोला है कि डू समथिंग, कुछ करो। दैट इज क्यों? वो ऑक्यूपाई करने के लिए माइंड को एंगेज होने, बिकॉज द फ्लो शुड नॉट स्टॉप। जो आपके मेंटल फ्लो है, अगर आप एकदम स्तब्ध रह जाएंगे कि मैं करूँगा, व्हाट डू आई डू नाउ, तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग, यू कैन थिंक स्ट्रेट। तो उस टाइम यू शुड डू समथिंग। तो धीरे धीरे वो फिर प्रोसेस शुरू हो जाएगा, बिकॉज डिवाइन कैन ऑल्सो हेल्प यू थ्रू योर ओन एक्शंस। हम कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो फिर A+B+C होने लग जाता है। अच्छा, वो फ्लो में आ जाएगा, फ्लो में आ जाता है कि ये प्रोसेस हमको करना है ऐसे, एंड इट वर्क्स। एक और मैं चीज बोलना चाहूँगा जो मैंने बहुत बार अपने ओटी में खासकर देखा है। आई हैव टू कीप माई माइंड एब्सोल्युटली स्टेबल सर्जरी के दौरान। असिस्टेंट ने कुछ गलती करी, पेशेंट ने कुछ दाएं बाएं कर दिया, तो आप मैं इतना देखा, मैं बोल सकता हूँ, लेकिन इन अ वेरी काम वे। अगर मेरे माइंड में थोड़ी सी भी हल्की सी वाइब्रेशन शुरू हो जाए विच इज डिस्टर्बिंग, गुस्से में गुस्सा कह ले, इरिटेशन कुछ भी कह ले, सर्जरी में प्रॉब्लम हो जाती है, लिटरली प्रॉब्लम हो जाती है, चाहे उसी पेशेंट में है चाहे नेक्स्ट पेशेंट में है। एंड ये मेरे को बार बार डंडे खा खा के मैं सीखा हूँ कि कुछ भी हो जाए, कोई गिर जाए, कोई एकदम एक्सट्रीम फॉल्ट भी कर ले, जस्ट उसको आराम से बोल दो, लेकिन डोंट डिस्टर्ब योर ओन मेंटल बैलेंस एंड पीस। उसको मत बिगाड़ो, बिकॉज जहाँ वो बिगड़ा आपका नेक्स्ट पेशेंट में कुछ प्रॉब्लम आने वाली है। तो आप गुस्सा करते हो कभी? हो जाता देख के नहीं लगता? हो जाता है। नहीं, मतलब जब हम क्या सोचते हैं ना, विच इज आई नो ये गलत सोच है बहुत लोगों की, जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में होते हो तब वो गुस्सा नहीं आता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सही है। यू जस्ट नो हाउ टू कंट्रोल इट एंड ओवरकम इट बेटर। यू आर एब्सोल्युटली राइट। आप
गुस्सा आप तभी कहते हैं बंद कर सकते जब भगवान के साथ एक हो जाओगे, वो तो अभी बहुत टाइम है, तो उस टाइम में गुस्सा आता है, लेकिन आप अवेयर हो कि गुस्सा आ रहा है, तो इतना फर्क पड़ जाता है कि आपको पता लगता है कि अब मेरा माइंड एक दो स्टेप्स थोड़ा सा अपने नॉर्मल से अलग हो गया, तो इसको स्टार्ट कंट्रोलिंग इट नाउ, यू नो देयर आर वेज टू डू इट। आप थोड़ा ब्रीदिंग एक्स्ट्रा कर लो, थोड़ा मसल्स को टेंस रिलैक्स कर लीजिए, सारी टेंशन निकल जाएगी। देयर आर टेक्निक्स आल्सो There are व्हिच techniques यू too. तो अब स्पिरिचुअलिटी कितना इम्पोर्टेंट होता है किसी की जिंदगी में, बिकॉज बहुत अनसर्टेनिटीज है लाइफ में, बहुत प्रेशर है, स्ट्रेस है। एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, गुरुजी ने बड़ा क्लियर लिखा है, डोंट थिंक यू आर टू स्पिरिचुअल टू मेक मनी। Okay, and interesting, how do you explain this? Yes, because the first time I read it, मैं कहा ये गुरुजी क्या लिख रहे हैं, मतलब don't think you're too spiritual to make money. See, what is making money? It is an ambition. Yeah. It is an ambition to gain something, to get something, कि मैं कुछ प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं कुछ अपने जिंदगी में नाम बनाना चाहता हूँ। ये जो डिजायर है ये राजसिक है, ठीक है। इसमें हम अपनी उन्नति कर रहे हैं, उन्नति आपकी हो रही है तो उससे क्या होगा कि आपका जो फैमिली सुधरेगी, आपका खुद का जो रहन सहन सुधरेगा, एंड अगर उसको आप सही इस्तेमाल करेंगे तो आपका आसपास भी सुधरा होगा। सो ये डिज़ायर गलत नहीं है। जो दया माता जिनका हमने जिक्र किया, जो सेकंड प्रेसिडेंट थे हमारे, उन्होंने इसके बारे में एक बहुत अच्छा लिखा है कि ये आत्मा की अंदर की डिज़ायर है कि मेरा नाम हो, मेरा कीर्ति हो, यश हो, और मैं कुछ प्राप्त करूं। अब दुनिया में आप क्या प्राप्त करेंगे? ये धन, अर्थ इसको बोलते हैं ना, इन वेरियस फॉर्म्स, ठीक है। तो ये अंदर की एक सोल की डिजायर है कि मैं जो कुछ प्राप्त करना है, मुझे कुछ हासिल करना है, मुझे कुछ नाम बनाना है अपना। ये गलत नहीं है। गलत तब हो जाता है जब आप उसका दुरुपयोग करते हैं। आपने करोड़ों रुपए कमा के बैंक में डाल दिया, लेकिन बगल में कोई भूखा मर रहा है, आप उसको पैसा नहीं दे पा रहे, ठीक है, कि ये नहीं, ये तू खुद कमाए और खाए, मैं क्या उसको दूं। तो इस पे मैं बोलना चाहूंगी कि बहुत लोग ये बोलते हैं, मतलब मेरी भी सोच ऐसी कुछ है, लेकिन फिर बोलेंगे मैंने कमाया है, मेरा पैसा, मैं कुछ भी करूं, वो उसके डेस्टिनी से आया है, तो मेरा वो देखना नहीं है। अब गुरुजी ने इसके बारे में लिखा है, वेल्थ इज गिवन टू मैन एज अ टेस्ट। ओके, हाउ ही यूजेस इट, कैसे आप उसका इस्तेमाल करेंगे। अगर आप उसको अपने लिए ही अर्जित किए जाए, किसी से उसको शेयर नहीं करना, ठीक है, तो उसका जो स्पिरिचुअल पर्पस है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। लेकिन लोग बोलेंगे मैंने मेहनत से अर्जन किया है इसको। मेहनत से किया है, आपके ऊपर कितनी अनुकंपा हुई होगी भगवान की, कितना आपने पिछले कर्म किए होंगे, तब आपने वो प्राप्त किया है वो, ठीक है। प्राप्त करने के बाद उसको क्या यूज कर रहे हैं उसका पैसे का। So you know, because you're talking, अब ये नहीं कह रहे कि आप सारा ही दान में दे दीजिए, ठीक है ना, लेकिन हेल्प कीजिए। आप गुरु जी कहते हैं लिव एंड लेट लिव, लिव एंड लेट लिव, मतलब आप खुद भी रहो, और जो आप कमा रहे हैं पैसा, उसमें जो आपके साथी हैं, जो आपके वर्कर्स हैं, जो आपके पड़ोसी हैं, जो आपका नेशन है, सपोज आपके पास इतना पैसा के लोग हैं, हाँ, तो आप उनके लिए कुछ तो करो, डू समथिंग फॉर देम। सो दैट इज द वे, दैट इज व्हाट एंशिएंट वैदिक इंडिया वाज। पुरातन भारत में पैसे को इतना अहमियत नहीं देते हैं जितना कि पैसा कहाँ यूज हो रहा है। तो ये ट्रांजिशन कैसा है आपको लगता है? आपने तो इतना साल सेवा कर लिया, देख चुके हैं, दुनियादारी देख चुके हैं, इतना सेवा कर ऐसे एग्जाम्पल अभी भी मिल जाएंगे आपको, बहुत मिल जाएंगे, जो लोग सारा कुछ यूएस में छोड़ के, इधर छोड़ के गांव में बस गए, और वहां से उन्होंने प्रोसेस शुरू किया। आपके लाइफ में भी कुछ मिलेंगे आप लोग ऐसे कुछ, तो ये आ रहा है धीरे धीरे, वी आर गेटिंग बैक टू इट। तो अभी क्या स्पिरिचुअलिटी एक फैशन भी बन गया, क्योंकि जब भी इंटरनेट भी खोलो तो हर कोई स्पिरिचुअलिटी के बारे में बोल रहा है। देखिए, स्पिरिचुअलिटी के वेरियस फॉर्म्स, थिंकिंग, एक्सप्रेशंस है। अब हमारा जो फॉलो कर रहे हैं वो है क्या, भगवान से एक हो जाए, जिस भगवान का, जैसे बताया, एवर न्यू जॉय इज गॉड। तो उसमें इट्स वेरी सिंपल प्रोसेस। अगर उसका वो लिमिट कर दें टू एनी पर्टिकुलर फॉर्म के, ये डेटी में तो इसकी पूजा करनी है, या मुझे इस किताब के प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है, सो एक अलग अलग फॉर्म हो जाते हैं। सो इसलिए अगर आप इंटरनेट जैसा बोल रहे हैं, यू ओपन इट, देयर आर 1001 ways to approach the same thing, but the simplest, सबसे सरल is आनंद, प्योर जॉय। तो इस जॉय को अटेन करके आप कैसे लाइफ को, क्योंकि
हम एक टेंजेंट में जी रहे हैं ऑलरेडी, बिकॉज आई बिलीव देयर आर मेनी डायमेंशंस। हम एक जो है अभी फिलहाल उसकी बात करते हैं, तो उस जो अब डिल्यूजन बोल रहे जी, इल्यूजन बोल रहे हैं, जिस टेंजेंट में हम दुनिया में है अभी, उसमें एक्सटर्नल चैलेंजेस बहुत है अभी जिस उसमें है। तो स्पिरिचुअलिटी आपको कितना हेल्प करता है और आप लोगों को क्या बताना चाहते हैं, कितना हेल्प कर सकता है? ओके, I'll go a little deeper now because ये जो ब्रह्मांड है is existing where in the mind of God. हमें महसूस हो या ना हो, but ये is not independent of God. Okay. It is very much in part of God. तो who is the controller? Who is the director? वो तो यहीं बैठे हैं। हमें आवाज हो ना हो, लेकिन वो डायरेक्टर साहब तो यही है ना, he is there only. तो फिर किस चीज का डरना है, मतलब? ठीक है, लोगों को खो देने का डर होता है। क्या खो जाएंगे? अर्थ, हमारे पास जो यश, नाम। मैं बोलता अर्थ और यश, दे आर पार्ट ऑफ यू। आप स्पिरिचुअलिटी में घुस के इनको खोएंगे नहीं और ज्यादा ही पाएंगे। ओके। एंड अगर खोना चाहते हैं तो उसके लिए भी अपॉर्चुनिटी है, सारा छोड़ के आप जा सकते हैं। That opportunity is also there. But this earth is not away from God, it's part of God. तो अगर आप spirituality में जा रहे हैं, if you're expressing that inner nature of yours, तो बहुत से higher thoughts, higher dimensions खुलने लग जाते हैं, higher opportunities खुलने लग जाती हैं, जो कि आपको same चीज जो आप limited रूप में यहाँ physical world में आप attain करना चाह रहे हैं, you get more opportunities. Okay. Because you are connecting to higher dimension. तो वो फिर आपको गाइड करेंगे कि अच्छा नेक्स्ट स्टेप यहाँ, नेक्स्ट स्टेप यहाँ, नेक्स्ट स्टेप यहाँ, गाइडेंस मिल जाता है। राइट। तो जो आपको जो अगर आप जस्ट आप एक छोटे से कि मुझे 10 लाख ही कमाना है, आप वहीं पर फोकस रहोगे, आप 10 लाख पूरा करोगे कि नहीं करोगे वो भी गारंटी नहीं है। अगर आपका फोकस है कि I have like 10 crores or 100 crores का मेरा ड्रीम है, then you'll go and reach somewhere there. अब इसमें जीसस क्राइस्ट एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट है, those who leave the world and come after me, they shall have 100-fold. Okay. And problems, उसका एक वर्ड है उन्होंने दिया है इसमें, so everything will be added unto you. ओके, बट आई थिंक स्पिरिचुअलिटी उतनी आसान भी नहीं है जब आप इस जर्नी में होते हो। इट्स अ टू एंड फ्रो थिंग। कभी आप पे अपने आप पे शक होने लगता है, कभी कि हम क्या कर रहे हैं। देयर आर टाइम्स व्हेन यू डोंट गेट आंसर्स। इफ यू हैव सीन द मैट्रिक्स मूवी, हाँ, देखा हमने फर्स्ट मैट्रिक्स, इट इज द क्लोजेस्ट जो रिजेम्बलेंस है टू दिस स्पिरिचुअल एंड फिजिकल का जो काउंटर पॉइंट है। उसमें ये दिखाया कि पॉड्स के अंदर जो बॉडीज हैं वो दे फेड विद ट्यूब्स एंड ऑल की एनर्जी ड्रेन करके वहां लेके जा रहे हैं, फाइनली फ्री हो जाते हैं, एंड देन दे रियलाइज कि तो बिल्कुल ही हमारा मेंटल इमेजिनेशन था, है ना, दिस व्हाटएवर द ड्रीमिंग का जॉब है ये है, द सेम थिंग हियर except in the pod is right here, inside us, right, we are actually here, we're just dreaming this world. सेम कंसेप्ट जो मैट्रिक्स मूवी में है। आप मूवी देखते हैं? हाँ। क्या मूवी आपकी फेवरेट? मैट्रिक्स तो एक आपने देखी है जो आप बहुत रिलेट करते हैं। ऑल टाइम फेवरेट्स। ओके व्हिच अदर मूवीज डू यू वॉच? लाइक अभी आई थी इनका ग्रेविटी जैसे, ग्रेविटी, सैंड्रा बुलॉक का, देन इंटरस्टेलर, उससे पहले क्या हो रहे थे। अच्छा, तो आप अंग्रेजी मूवीज ज्यादा देखते हैं? बिकॉज वो साईफाई मूवीज मुझे ज्यादा पसंद है। आई लाइक साईफाई एंड एक्शन मूवीज। ओके, सो हिंदी पिक्चरें कम देखते हैं? उनकी स्टोरी जो एक्शन में, मतलब पुरानी जो फिल्में थी ना अपनी, उनकी स्टोरी फिर भी थी, एक्टिंग फिर भी था। अच्छा, अभी तो आजकल ना स्टोरी ना एक्टिंग नॉट मच। अच्छा, तो इफ यू हैड टू सम अप लाइफ, जो आपका एक्सपीरियंस है और ओवर द इयर्स, हाउ वुड यू वांट टू डिफाइन इट? 2 words, love and serve. ये बहुत छोटा डेफिनेशन था, तो हमें थोड़ा लंबा डेफिनेशन चाहिए कि आप लोगों को कैसे समझा सके। क्या मतलब कैसे? नहीं, मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करें। लव एंड सर्व ठीक है, तो लव कैसे करें? बिकॉज लव अगेन इज एन इमोशन जो बहुत लोग समझते हैं कि प्यार आपको बांधता है, एंड सर्व तो ठीक है, सेवा हो गई, तो उसको कैसे डिफाइन करना चाहिए? जो मैं यहाँ लव के बारे में बात कर रहा हूँ, अनकंडीशनल लव के बारे में बात कर रहा हूँ। अनकंडीशनल मीन्स कि हमने दिया और भूल गए,
भूल गए इन द सेंस कि हमें अपेक्षा नहीं है कि हमें वापस आएगा कि नहीं आएगा, बस हम दे रहे हैं। एंड इट एक्चुअली वर्क्स। क्योंकि जहाँ बंधन हो जाता है वहाँ पर 19-20 भी हो जाए ना, तो आपको वो 1922,000 लगेगा, नॉट 19-20 लगेगा। ठीक है। एंड वो मैग्नीफाई हो जाता है कि हाउ कुड यू डू दैट, यू नो, लाइक दैट। तो व्हेन यू आर जस्ट गिविंग, आपको आप गिविंग आप वही करोगे जैसे मैंने पहले बताया, जो आपके अंदर है। इफ अंदर में हम कुछ फील कर रहे हैं, हम वही बाहर में व्यक्त कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो अगर हमारे अंदर में है कि वी फील समथिंग, कुछ प्रेम की भावना है, हम वो बाहर में वी कैन गिव इट टू अदर्स। इट मे बी अ स्माइल, इट मे बी अ वर्ड, स्माइल करके, वर्ड करके, या एक्शन, या जेस्चर, ठीक है। सो ऑल दीज आर फॉर्म्स ऑफ लव एंड वी आर एक्सप्रेसिंग थ्रू दैट। तो आप प्यार करो, बट अपेक्षा और एक्सपेक्टेशन जो है वो मत एक्सपेक्ट करो कि उससे भी कुछ हमें प्यार मिलेगा या रिटर्न मिलेगा। उसका आधार मैं बताता हूँ क्यों है। क्यों यहाँ सब जीव बंधे हुए हैं अपने ही एक फ्रेमवर्क में, अपने ही थॉट्स में, उनके भी अपने ही एक दायरा है, उससे बाहर नहीं निकल रहे हैं वो, बिकॉज वो इस संसार में है। आप एक्सपेक्ट उससे कर सकते हो जो जिसमें देने की क्षमता हो। आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं जिसमें देने की क्षमता ही ना हो, आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं। एंड एक्चुअली व्हाट हैपेंस कि हम उसको बोलते हैं मुझे आपका व्यवहार ये लिस्ट के हिसाब से चाहिए, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हाँ। ये हमारी मेन प्रॉब्लम होती है कि हम जिससे प्यार करते हैं, हम चाहते हैं कि वो मेरे हिसाब से मुझे प्यार करे। ये आपने सही कहा। अब वो करेगा या करेगी उस हिसाब से जैसे उनके अपने मापदंड है, जैसे उनका अपना नेचर है, हम उसको फोर्स नहीं कर सकते। जैसे वो चाहते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ डोंट एक्सपेक्ट, इन द सेंस डोंट एक्सपेक्ट अकॉर्डिंग टू आवर डिजायर्स। मैं चाहता हूँ कि तुम इस तरीके से बिहेव करो, तो फिर तो कंट्रोल हो गया ना। वो कंट्रोल हो गया। इसमें मैं एक स्टोरी बताता हूँ ऑटोबायोग्राफी में, बहुत डीप स्टोरी है। गुरुजी अपने जो परमहंस योगानंद जी, इनके गुरु थे श्री युक्तेश्वर जी, उनके आश्रम में रह रहे थे, 6 महीने ही बीते थे। तो ऐसा स्टोरी हिसाब से उन्होंने, गुरुजी ने बताया कि 6 महीने में लगा मुझे कुछ नहीं प्राप्त हो रहा है इनसे, तो छोड़ के चले गए। और उनको पता लगे कि वहाँ एक संत हैं जो समाधि प्रदान कर सकते हैं, तो उनके पास चले गए। वहाँ पहुँचे, बड़ी मुश्किल से पहुँचे वहाँ, उसके बीच में उनको बहुत कठिनाई हुई। तो वहाँ जब पहुँचे तो उन्होंने इनको क्या दिया मैसेज कि तुम वापस जाओ, तुम्हारे गुरु के पास सब कुछ है जो तुम चाहते हो, मैं भी दे सकता हूँ, लेकिन अभी तुम तैयार नहीं हो उसके लिए। फिर उनसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो अपने वापस आ जाते हैं। आश्रम में सुबह सुबह घुसते हैं तो युक्तेश्वर जी सामने खड़े होते हैं। तो वो युक्तेश्वर जी इनको बोलते हैं यू हैव कम, तुम आ गए। यस। अब बड़ा शर्म आ रही होती है कि मैं छोड़ के क्या हो रहा हूँ, मैं वापस आया, तो हमें डांट पिटेगी जब कुछ बोलेंगे। उनका चलो चलो आ जाओ, पहले खाना वाना खा लेते हैं। आपको क्रोध नहीं आया कि मैं आपका सारा काम छोड़ के यहाँ से भाग गया था? कहते नहीं। फिर उन्होंने जो लाइन बोली है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने जो लिखा है कि आपके जो एक्शंस हैं वो मेरी इच्छाओं के विरुद्ध नहीं हो सकते। इसका डीप मीनिंग आप जाइए कि मैं आपको किसी तरीके से नहीं बांध रहा कि आप किस तरह से बिहेव कर रहे हो। तो आपके एक्शंस मेरे इच्छाओं के विरुद्ध हो सकते हैं? नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। मेरी इच्छा ही नहीं है कि आपके एक्शंस मेरे हिसाब से हो। इसका अगर ओके, हाँ, आपके जो व्यवहार है वो मेरी इच्छाओं के विरुद्ध नहीं हो सकता। उसका हिंदी अनुवाद करके बता रहा हूँ। हाँ। क्योंकि मैंने आपको टोटली फ्री कर दिया है। आप किस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं उसमें मेरा जो उसका देख रहा हूँ वो उसके विरुद्ध नहीं हो सकता, मेरी इच्छाओं के विरुद्ध नहीं हो सकता। और फिर नेक्स्ट लाइन जो वो बोलते हैं कि मुझे सिर्फ आपकी खुशी, आपका उद्धार, ये मेरा एक इच्छा है, नथिंग एल्स। वेरी डीप फिलोसफी। और इस फिलोसफी को मैं जब भी मैं कभी लाइफ में फंसता हूँ ना, जहाँ मुझे कुछ कहीं मैं रोड ब्लॉक्स आ जाते हैं, रिलेशनशिप्स में आए या वर्क में आए, तो मैं इस फिलोसफी को अपने अंदर ले आता हूँ। मैं कहता लोग, मैं कुछ चाह रहा हूँ कि वहाँ पर हो और ये नहीं हो रहा, ओके होल्ड इट,
मेरे हिसाब से वो नहीं चल रहे या नहीं चलना चाहते हैं, लेट इट गो, सरेंडर करो उसमें। हम ना बहुत एंगर में आ जाते हैं जब हमारे हिसाब से कुछ नहीं होता है, तो बिकॉज आई थिंक सब इंसान चाहते हैं कि सिचुएशन मेरे कंट्रोल में रहे, लेकिन ऊपर वाला जानते हैं हर चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं हो सकता, संभव भी नहीं है। तो वो जो एनर्जी होता है ना कि मेरे हिसाब से क्यों नहीं, लोग हाइपर हो जाते हैं, एंगर इश्यूज होते हैं। तो आई थिंक कहीं ना कहीं अगर आप ये चीज़ समझ लें तो मुझे लगता है बहुत सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। ये बहुत डीप फिलॉसफी है जो अभी मैं आपको जो स्टोरी बताई है, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट पार्ट्स ऑफ द ऑटोबायोग्राफी, जिसको मैं जिंदगी में बार बार इसको हम लोग उतार सकते हैं। तो I had just a gist, मैं just I was browsing through the pages। आप जो बोल रही है, पहले मैं आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, कि मैं यही चाहती थी, हम सब चाहते हैं कि जो चीज़ें हो रही हमारे हिसाब से हो तो हम खुश रहेंगे। तो पहले भी जो थी, अगर ये होगा तो मैं खुश होंगी, दैट इज कंडीशनल हैप्पीनेस। लेकिन जब आप चीज़ों को समझने लगते हैं एट अ वेरी डीपर लेवल, जब आपका चित्त खुश होता है, तब आपको किसी और के एक्सटर्नल फैक्टर्स की ज़रूरत ही नहीं होती है शायद खुश रहने के लिए। और ज़िंदगी में ये समझना कि हर चीज़ मेरे अनुसार नहीं होगी और नहीं हो सकती है, आई थिंक ये तो बहुत ही माइंड ब्लोइंग फिलॉसफी है। हाँ, ये हेल्प करती है हमें। डेली कुछ ना कुछ इश्यूज आते हैं तो मैं वी आर एबल टू नेविगेट इट विदाउट ब्लोइंग आवरसेल्व्स अप। हम खुद अपना मन शांत रखें, हम लोग पुश करते हैं कि हो जाए, अगर नहीं हो रहा देन टेक अ स्टेप बैक। जब आप क्योंकि हमारा एक कॉमन है कि मन शांत रहना चाहिए, लेकिन जब आपका मन शांत है लेकिन आपके इर्द गिर्द लोगों के मन शांत नहीं है, तो आप कैसे बिहेव करेंगे? हाउ वुड यू डील विद देम? इसको मैं एनालॉजी दूंगा, फ्रीज फ्रेम टेक्निक। अब you're in this production business, फ्रेम को फ्रीज कर दीजिए। ओके, ये कैसे? मेंटली फ्रीज कर दीजिए उस एक्शन को, स्लो मोशन में डाल दीजिए मेंटली, ओके, एंड देन बिहेव, सी व्हाट हैपेंस। ओके। तो अगर एक सिचुएशन ऑल अराउंड कि सब चिल्ला रहे हैं, ठीक है, बहुत झगड़ा हो रहा है, कहीं पे इश्यूज है, मैं शांत हूँ, लेकिन अब धीरे धीरे क्या है ना, संगत का असर भी होता है, तो वहां पे क्या करूँ, कैसे स्लो मोशन में हो जाऊँ? एक्टिवली एक्सप्रेस योर पीस। एंड हाउ डू यू डू इट? मीन्स के आप अपने माइंड को उसके जो वाइब्रेशन है उसको वहीं ब्लॉक करके उसको कंट्रैक्ट कर रहे हैं मेंटली। ठीक है, उसका जो मेन है कि जो इमोशंस फ्लो करें, बिकॉज ऑल द एंगर इज इमोशन ओनली, इमोशन इज कमिंग इन। तो आपको अपना जो इमोशन है वो चाहे डीप ब्रीदिंग कर लें, या अंदर में एक पॉजिटिव फीलिंग ले उस टाइम कि मैं इस बेस से नहीं हिल रहा हूँ, ये जो मेरा बेस है, मैं गो अप अ लिटिल डाउन बट मोर लेस वहीं पर रहेंगे, सो हम ट्रिगर नहीं होंगे। ओके, वो एक मेंटली विल पावर से एक्टिवेट करना पड़ेगा। ओके, यू कैन नॉट बी न्यूट्रल इन दैट सर्कमस्टेंस। बट आई थिंक ये बहुत सालों की प्रैक्टिस होती है। हाँ, इट टेक्स एफर्ट। ये पहले छोटा कन्फ्रंटेशन होगा तो उसमें इट्स अ टेस्ट कि हाउ मच कैन यू टेक, हाउ मच कैन यू टेक, एंड फिर भी आप शांत रहें, अपना मेंटल बैलेंस ना खोएं। सो यू हैव बीन इन मेडिसिन एंड सेवा। समराइज अगर आपको करना बोला जाए, एक मैसेज देने बोला जाए यूथ को, क्योंकि हमारा पॉडकास्ट जो है मोर टुवर्ड्स यूथ डायरेक्टेड होता है, तो यूथ को आप क्या कहना चाहेंगे जिसका कंसंट्रेशन लेवल ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, बिकॉज देयर सो मच इंफॉर्मेशन, सोशल मीडिया, सब कुछ है। और जब आप जब मेडिसिन कर रहे थे, मैं जब पैदा हुई थी, तो ये सब कुछ नहीं था। हम स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन बच्चे क्या स्पिरिचुअलिटी समझते हैं? और अगर अपनी पीस को इंटैक्ट रखना चाहें तो क्या करें? हम स्पिरिचुअलिटी अगर बहुत सिंपल टर्म में डिफाइन करें, हैप्पीनेस। वी आर सीकिंग हैप्पीनेस इन वेरियस फॉर्म्स एंड मीन्स एंड एटसेट्रा। अगर आपको इनेट हैप्पीनेस चाहिए, अपने अंदर से हैप्पीनेस चाहिए, आप अंदर से ग्लो करो, so then spirituality is a very rate of return, ROR, return on investment, ROI. ROI, return of investment is very good. Okay. आप अगर सोचते हैं कि मैं खुश हो रहा हूँ, if I pursue my desires, go ahead, fulfill your desires, fulfill your ambitions, go all out, ठीक है, but spend some time to connect with your inner self, अपने अंदर के साथ। 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, gradually it will build up. Okay. We are not asking कि आप एक साथ 6 घंटा बैठिए ध्यान में, आप शुरू करिए, take a step, ठीक है। So it is connecting with yourself, और it is like recharging inner dynamo. आपका inner dynamo recharged है, वही एनर्जी, वही पावर, वही फोकस, वही कंसंट्रेशन, वही जॉय
goes out then into your outer activities. जब अंदर का ही स्रोत खत्म हो जाएगा तो बाहर क्या देंगे, नहीं दे पाएंगे. अंदर में अगर भरपूर रहेंगे, अंदर में एक स्रोत जैसे अनलिमिटेड स्रोत अगर आ रहा है, एंड एक्चुअली एनर्जी इज अनलिमिटेड, इट्स ऑल अराउंड यू, जस्ट हैव टू टैप इनटू इट, सो यू कैन गेट इट आउट, यू कैन यूज इट. तो आप अपने जितनी भी एक्टिविटीज उसमें फोकस कर सकते हो, उसको एनर्जी को डाल सकते हो. ओके, ग्रेट. बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन रहा हमारा, क्योंकि बिकॉज मैं भी इसमें इतना इंटरेस्टेड हूँ कि वो फ्लो होता रह गया. तो थैंक यू वेरी मच TVC गपशप में आने के लिए. आपको थैंक यू.